साथियों, हम लोग पिछले पार्ट्स में पढ़ रहे थे अरस्तु के आदर्श राज्य के और विशेषताएं। उसके बाद में हमने सामाजिक व्यवस्था को पढ़ना शुरू किया था। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि अरस्तु से अगर हम जोड़ते हैं तो अपने 6 पार्ट निकलते हैं। तो आज हम लोग जो है 5वें पार्ट की और 6ठे पार्ट को पढ़ेंगे। 5वां पार्ट जो है वो कहलाता है अरस्तु के संपत्ति और परिवार संबंधी विचार। तो संपत्ति क्या है? तो जनरली हम कहते हैं कि धनराशि, जबकि अरस्तु कहता है कि संपत्ति जीवित और अजीवित 2 प्रकार की होती है, और वो दास को संपत्ति में भी जोड़ता है। तो संपत्ति को पढ़ने के बाद में फिर परिवार और फिर हम पढ़ेंगे क्रांति संबंधी विचार। तो अब हम शुरू करते हैं अरस्तु के संपत्ति और परिवार संबंधी विचार। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए या राज्य के लिए आवश्यक जड़ वस्तुओं का संग्रह है। इस परिभाषा से ये स्पष्ट हो जाता है कि पारिवारिक जीवन तथा सुख के लिए संपत्ति आवश्यक और अपरिहार्य है। व्यक्ति को खाने के लिए भोजन, पहनावा के लिए वस्त्र और निवास के लिए मकान की आवश्यकता होती है, और वे सभी आवश्यकताएं संपत्ति के आधार पर ही पूरी की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न करने का कार्य भी संपत्ति के आधार पर ही संभव है। अरस्तु का विचार है कि निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर है और इसे सभी व्यक्तियों के लिए मान्यता प्रदान करनी चाहिए। उसके अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते कि उसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं व रीति रिवाजों तथा राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानूनों द्वारा नियंत्रित हो। निजी संपत्ति की प्रथा का औचित्य क्या है? नंबर 1, यह सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है। उसका कथन है, जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य पर पूरा ध्यान देगा। व्यक्ति उस समय निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करेंगे जबकि उनका निजी स्वार्थ उसमें जुड़ा होगा। इस प्रकार व्यक्ति के कठिन परिश्रम से संपूर्ण समाज को लाभ प्राप्त होगा। वे अपने तर्क में निजी स्वार्थ को सामाजिक प्रगति के साथ जोड़ता है। दूसरा है, प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। तीसरा, परिवार के अस्तित्व और सुचारू संचालन के लिए अपरिहार्य है। संपत्ति के आधार पर व्यक्ति जीवन में सुरक्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट, निजी संपत्ति सरल जीवन का एक आवश्यक साधन है। संपत्ति के आधार पर ही व्यक्ति का विकास संभव है। निजी संपत्ति के अभाव में उदारता, स्वतंत्रता और अतिथि सत्कार जैसे गुण नहीं अपनाए जा सकते। नेक्स्ट, अरस्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर भी निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन करता है। संपत्ति सुख का एक साधन है, क्योंकि लगभग सभी व्यक्ति संपत्ति से प्रेम करते हैं। नेक्स्ट, निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। संपत्ति विहीन व्यक्ति राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास निजी संपत्ति होती है वे इसकी रक्षा के लिए राज्य की ओर देखते हैं और राज्य के कार्यों में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट, जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है वे इसका प्रबंध करना जानते हैं और अपने इस प्रकार के अनुभव के आधार पर राज्य के प्रबंध में उपयोगी रूप में भाग लेते हैं। इसी कारण अरस्तु नागरिकता का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहता है जिनके पास निजी संपत्ति हो। फॉस्टर कहते हैं, अरस्तु निजी संपत्ति को एक साधन, एक यंत्र मानते हुए इस बात पर बल देता है कि सच्ची संपत्ति सदा ही सीमित होनी चाहिए। अब संपत्ति को प्राप्त करने के तरीके। अरस्तु असीमित संपत्ति का समर्थक नहीं है। यह बात उसके द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपायों की विवेचना से स्पष्ट हो जाती है। प्राकृतिक उपायों के अंतर्गत उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिसके आधार पर जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। कृषि, पशुपालन और शिकार को इस श्रेणी में रखा जाता है। वह व्यापार को संपत्ति प्राप्त करने का प्राकृतिक साधन मानता है, क्योंकि इसका उद्देश्य संपत्ति का संग्रह होता है। व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक लाभ कमाकर अपार संपत्ति संग्रह का प्रयत्न किया जाता है, इसलिए अरस्तु इसे संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है। एकाधिकार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ की अरस्तु आलोचना करता है। उसने धन कमाने के उपायों में ब्याज लेना सबसे बुरा माना अप्राकृतिक,
क्योंकि इससे दूसरे की गरीबी और बेबसी का लाभ उठाते हुए पैसा अधिक प्राप्त किया जाता है। संपत्ति का वितरण। नंबर 1, संपत्ति व्यक्तिगत हो किंतु इसका उपभोग सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग करें। संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपयोग व्यक्तिगत हो। तीसरा, संपत्ति सामूहिक हो तथा इसका उपभोग भी सामूहिक हो। फिर परिवार की बात करता है अरस्तु। संपत्ति में निजी स्वामित्व से आर्थिक और नैतिक लाभ प्राप्त होते हुए और सामान्य उपभोग से राज्य में एकता की भावना का संचार होता है। यद्यपि अरस्तु प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को नहीं मानता, किंतु वह प्लेटो के ही समान संपत्ति के प्रति अत्यधिक प्रेम को सभी बुराइयों की जड़ मानता है। वह प्लेटो के इस विचार को भी मानता है कि राज्य के विनाश का इससे बड़ा कोई कारण नहीं हो सकता कि उत्पादन और वितरण की व्यवस्था उन व्यक्तियों के हाथ में रख दी जाए जो इसका निजी लाभ के लिए उपयोग करें। वास्तव में अरस्तु एक समन्वयवादी विचारक है और उसकी ये समन्वयवादिता उसकी निजी संपत्ति विषयक धारणा में दिखाई देती है। अब परिवार की हम चर्चा करते हैं। परिवार की परिभाषा क्या है? वह कहता है, परिवार विकसित समुदायों में सबसे प्रमुख समुदाय है जो मनुष्य द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। स्त्री, पुरुष तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है वह परिवार है। परिवार एक प्राकृतिक संस्था है जिसका अस्तित्व व्यक्ति की काम वासना, संतानोत्पत्ति, प्रेम, त्याग और अन्य प्रवृत्तियों से जुड़ा है, जिसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से ही ले लेता है। परिवार का आधार विवाह है जो अपने आप में एक पवित्र संस्था है। परिवार राज्य का आधार है और राज्य की ही भांति प्राकृतिक है। ऐतिहासिक दृष्टि से परिवार ने ही राज्य की उत्पत्ति को संभव बनाया है। व्यक्ति के लिए परिवार आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वह प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और इसके द्वारा नागरिकों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त किया जाता है। परिवार के संबंध में अरस्तु के विचारों को व्यक्त करते हुए फॉस्टर लिखते हैं, यह मानव विकास के मार्ग में बाधक नहीं वरन साधक है। ये घोंसले के समान है, पिंजरे के समान नहीं। अरस्तु प्लेटो के समान स्त्री पुरुषों की समानता में भी विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार पुरुष का विशेष गुण आदेश देना और स्त्री का विशेष गुण आदेश का पालन करना है। अरस्तु परिवार और विवाह संस्था को उपयोगी मानते हुए इन्हें बनाए रखने का समर्थक है, लेकिन अरस्तु स्वस्थ संतानों की उत्पत्ति के लिए विवाह का राज्य द्वारा नियमन आवश्यक मानता है। उसका कहना है कि संतानोत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष का सहवास ऐसी अवस्था में होना चाहिए जबकि वे इस दृष्टि में सर्वाधिक उपयुक्त हों। इस संबंध में स्त्री और पुरुष की आयु में 20 वर्ष के अंतर को वो उचित मानता है। उसका विचार है कि विवाह के समय स्त्री की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 37 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार संतानोत्पत्ति के लिए पुरुष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और स्त्री की अधिकतम आयु 50 वर्ष मानी जा सकती है। संतान उत्पत्ति के लिए दंपति को चिकित्सक से विस्तृत परामर्श लेना चाहिए और दार्शनिकों से इस संबंध में निर्देश प्राप्त किया जाना चाहिए कि संतान उत्पन्न करने के लिए अनुकूल हवा चल रही है या नहीं। आवश्यकता से अधिक जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए राज्य को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। अवांछित संतान के जन्म को रोकने के लिए गर्भपात का आश्रय भी लिया जाना चाहिए। अंगहीन तथा भद्दे अंगों वाली संतानों का पालन पोषण राज्य द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। तो परिवार और विवाह से संबंधित कुछ विषयों, विशेषकर परिवार नियोजन आदि के संबंध में अरस्तु का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, लेकिन विवाह संबंध स्थापित करने और संतानोत्पत्ति के संबंध में चिकित्सक के निर्देश और अन्य नियमों की जो विस्तृत व्याख्या अरस्तु करता है वह निश्चित रूप से अव्यवहारिक है। और अरस्तु के संबंध में कहा जा सकता है कि उसने परिवार, विवाह संस्था और पति पत्नी के भावात्मक पक्ष को अनदेखा कर दिया है। धन्यवाद।